बस तू ही तू पार्ट 14। सत्यम और प्रीति नंदिनी के कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठे थे। नंदिनी बात कर रही होगी क्या? प्रीति सत्यम के पास बैठते हुए बोली। हाँ, एक आंख अंदर नंदिनी के कमरे में छोड़कर आया हूं ना, इसलिए अंदर क्या हो रहा है वो देख पा रहा हूँ। सत्यम प्रीति के बेतुके सवाल पर कहा। क्या कुछ भी बोल रहे हो आप? प्रीति मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा, तुम तो लॉजिकल बात कर रही हो ना, तुम्हारे साथ ही मैं बाहर आया और यहाँ तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ। फिर मुझे कैसे पता कि अंदर क्या हो रहा है? प्रीति ने अपने होंठ सिकोड़ कर चेहरा नीचे झुका लिया। तो सत्यम मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींचते बोला, वो अब ठीक होगी, उसे होश आ रहा था ना। तभी कार्तिक भी उनके पास आकर बैठ गया। दोनों उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके लिए कार्तिक को मंदिर में प्रार्थना करते देखना किसी अजूबे से कम नहीं था। कार्तिक ने देखा कि सत्यम और प्रीति दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सत्यम उसका बड़ा भाई था। वो उसे कुछ कह तो नहीं सकता था, लेकिन वो प्रीति को छोड़ भी नहीं सकता था। कार्तिक प्रीति को देखते बोला, तो मुझे देखकर हँस क्यों रही है? प्रीति जानती थी कार्तिक इस वक्त थोड़ा-सा परेशान है। वो सत्यम के बगल से उठकर कार्तिक के बगल में बैठे उसके बाजू को दोनों हाथों से पकड़कर मुस्कुराते हुए बोले, मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है नंदिनी अब ठीक है। मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरा दोस्त कम देवर मेरी देवरानी के लिए पागल हो गया, और मैं इसीलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें आज मंदिर में प्रार्थना करते देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। अगर नंदिनी ठीक हो गई तो मैं भगवान पर भरोसा करने लगूंगा, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैंने भगवान से कुछ मांगा है। कार्तिक ने प्रीति को देखते हुए कहा, तो फिक्र मत कर, वो बिल्कुल ठीक है। दोनों की बातों के बीच में उनका ध्यान नंदिनी के कमरे के दरवाजे पर गया, जिसे खोलकर अभी डॉक्टर बाहर आए थे। एक साथ पूरा परिवार फिर से डॉक्टर को घेर कर खड़ा हो गया था। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो इस बात की निशानी थी कि न्यूज़ पॉजिटिव है। डॉक्टर मुस्कुराते बोला, वो ठीक है, फिलहाल होश में है। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा बातें ना करे, स्ट्रेस ना ले, और उनके आसपास का माहौल थोड़ा खुशनुमा रखे। हम मिल सकते हैं उससे? कार्तिक तुरंत बोल पड़ा। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, डॉक्टर ने कहा। कार्तिक ने जब सुना कि वो नंदिनी से मिल सकता है, वो तुरंत आगे जाने लगा। डॉक्टर कार्तिक को रोकते हुए बोले, एकदम शांत होकर बात कीजिएगा। डॉक्टर भी डरता था, और वो कार्तिक को गुस्से में देख चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो नंदिनी पर भी गुस्सा हो रहा होगा। कार्तिक ने डॉक्टर के हाथ को अपने बाजू के ऊपर से झटका और सीधे कमरे के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे पूरे घर वाले भी आए। नंदिनी के बेड को इस वक्त थोड़ा सा उठाया गया था, और नंदिनी इस वक्त बिस्तर के आसपास सभी की तरफ देख रही थी। एक एक करके उसने सबका चेहरा देखा, और फिर उसकी नज़र रघुवीर जी की तरफ गई। रघुवीर जी को देखते ही नंदिनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पापा, उसने अपने दोनों हाथों को उठाया। अपने हाथों को उठाते टाइम उसे दर्द हो रहा है, ये उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था। पापा, उसने प्यार से रघुवीर जी को आवाज़ दी। रघुवीर जी नंदिनी को ऐसा करते देख उसकी तरफ बढ़ते हैं। नंदिनी के सामने बैठकर नंदिनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। नंदिनी थोड़ा सा झुककर उनके कंधे पर अपना सर रख देती है। पूरा घर खुश था कि नंदिनी ठीक थी, लेकिन कार्तिक को ये अजीब लगा कि नंदिनी यहाँ मौजूद और किसी को देखकर नहीं मुस्कुराई थी। वो सिर्फ रघुवीर जी को देखकर ही क्यों मुस्कुराई? एक छोटी मुस्कुराहट कार्तिक को देखकर भी तो आती। तभी रघुवीर जी नंदिनी के बिस्तर से खड़े होकर सबकी तरफ देखने लगते हैं। नंदिनी सबको देख रही थी। कार्तिक आगे आया, उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते बोला, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कैसा लग रहा है? नंदिनी अपने हाथ ऊपर करके कार्तिक के हाथों को हटाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, पर आप कौन है? नंदिनी के मुंह से ये सुनते ही कि वो कार्तिक से पूछ रही है, आप कौन है? कार्तिक मानो जैसे सदमे में चला गया। जान, मैं तुम्हारा मिस्टर कपूर, नहीं पहचाना मुझे? कार्तिक हकलाते हुए बोला। मिस्टर कपूर, सॉरी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। पापा, कौन है ये? नंदिनी के मुंह से ये सुनते ही उसे नहीं पहचानती है और अपने पापा से पूछ रही है कि कार्तिक कौन है। कार्तिक हैरानी से नंदिनी को देखने लगा। क्या उसकी नंदिनी उसे भूल गई? क्या उसे याद नहीं कि कार्तिक कौन है? कार्तिक अपने 2 कदम पीछे लेते हुए बोला, सच में मुझे नहीं पहचानती? तभी प्रीति आगे आते बोली, नंदिनी, मैं प्रीति, तुम्हारी प्रीति थी। सॉरी, मैंने नहीं पहचाना आप लोगों को। पापा, कौन है ये सब? मुझे इतना चोट कैसे लगा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नंदिनी ने बच्चों का फेस बनाते हुए रघुवीर जी की तरफ देखकर बोला। कार्तिक नंदिनी के पास जाते हुए बोला, ऐसे कैसे तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? जान, मुझे ध्यान से देखो। कार्तिक तेज आवाज में बोला। रघुवीर जी कार्तिक को गुस्से में देखकर कहते हैं, कार्तिक, इस तरह से बात मत करो। कार्तिक समझ रहा था कि उसे अभी इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। उसकी जान उसे नहीं पहचान रही थी, जिसके लिए वो 2 दिन से मरा जा रहा था। वो होश में आने के बाद उससे पूछती है कि तुम कौन हो? सत्यम उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाते हुए बोला, तू पहले बाहर आ, थोड़ा शांत हो, उसके बाद तो उससे बात करना। लेकिन भाई, ऐसे कैसे मुझे नहीं पहचानती? उसे चोट लगाए तब तक मुझे मिस्टर कपूर कह रही थी, मुझे कह रही थी कि मेरे साथ जीना चाहती है। सत्यम बोला, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक ही होगा। अभी कुछ देर के लिए उसके पापा के साथ छोड़ दे, अभी अभी होश में आई है, कभी कभी हो जाता है ना ऐसा। हाँ, ज़रूर ऐसा ही कुछ होगा।
वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मुझे ना पहचाने। कहकर कार्तिक वहीं नंदिनी के कमरे के बाहर लगी हुई कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। घर के सभी लोग एक-एक करके कमरे से बाहर आए। सभी उदास थे। प्रीति और रघुवीर जी अभी नंदिनी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने आकर उन दोनों को भी बाहर जाने के लिए कहा, तो वो सभी बाहर आ गए। कार्तिक अलग दुनिया में जा चुका था। वो सोचकर डर रहा था कि अगर सच में नंदिनी ने नहीं पहचाना तो क्या उसे अपने पति मानेगी? ऐसे कैसे नहीं मानेगी, छोड़ूँगा नहीं मैं उसे। वो अपने आप ही बड़बड़ाया तो सत्यम उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन कार्तिक अपने ही सवालों का खुद ही जवाब दे रहा था। शायद प्यार में पागल होना इसी को कहते हैं। वो नंदिनी को कैसे याद दिलाएगा, यही सोच रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसके हाथ में इस वक्त मेहंदी लगी थी। उसमें कार्तिक का नाम है। अगर नंदिनी ने पूछा तो कार्तिक उस मेहंदी को दिखा देगा। इतना समझदार होकर भी अभी वो बच्चों की तरह लॉजिक ढूंढ रहा था। 1 घंटे तक कमरे में कोई नहीं गया। सभी अब घर जा रहे थे। नंदिनी ठीक थी और होश में, इसलिए घर वाले थोड़ी देर घर जाकर रेस्ट करना चाहते थे। रघुवीर जी अभी वहीं थे क्योंकि नंदिनी सिर्फ उनको ही पहचान रही थी। कार्तिक अपने ख्यालों में ही था जब अर्पित की आवाज़ आई, जीजा जी आपकी मोटू से बात हुई? कार्तिक ने अर्पित को देखा तो अर्पित भी कार्तिक के बगल में बैठ गया। क्या हुआ? फूफा जी ने बताया कि मोटू ठीक है, होश में है। फिर आप क्यों उदास हो? वो मुझे नहीं पहचान रही, कार्तिक धीरे से बोला। क्या? अर्पित चिल्लाया तो रघुवीर जी ने अपनी आंखें दिखाई। मतलब मोटू आपको भूल गई? कार्तिक को यह सुनते ही ऐसा लगा जैसे कि उसका सबसे कीमती चीज उससे दूर हो गया। इसका मतलब अब हम उसको डिस्चार्ज कराकर अपने घर ले जाएंगे, अर्पित अपने भोलेपन में बोला। और फिर रघुवीर जी की तरफ देखते हुए कहता है, फूफा जी नंदिनी को आप हमारे घर लेकर आइएगा, माँ घर पर है, उसका ध्यान रखेंगे। रघुवीर जी कुछ कहते उससे पहले ही कार्तिक उठकर खड़ा हुआ और अर्पित के कॉलर को पकड़कर खींचकर खड़ा करते हुए बोला, उसके पति का घर है उसके पास, तो तुम्हारे घर क्यों आएगी? पर जीजा जी मोटू आपको नहीं पहचानती, आप क्या कहोगे उसे? कहाँ ले जा रहे हो उसे? अर्पित घबराते हुए डर कर बोला, उसे अब याद करना ही होगा। मैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर लेकर आऊँगा, लेकिन वो कपूर हाउस आएगी और मेरे साथ रहेगी। कार्तिक ने अर्पित को एक झटके से छोड़ा। कार्तिक ने छोड़ दिया। जीजा जी आप कुछ भी कहिए, आपको पता है ना उसकी ज़िद, वो आपको नहीं पहचानते, इसका मतलब आप उसे चाह कर भी नहीं ले जा सकते। अर्पित रघुवीर जी के पीछे छिपते हुए बोला। कार्तिक ने उसे ऐसे देखा मानो जैसे नज़रों से ही भस्म कर देगा। रघुवीर जी भी अर्पित को डांटते हैं और कार्तिक से कहते, बेटा ये बच्चा है, इसकी बातों को मत सुनो। कार्तिक अर्पित को घूर रहा था और अर्पित अंदर तक डर गया था। तभी डॉक्टर आए और नंदिनी के वार्ड में घुस गए। इस बात का फायदा उठाकर कार्तिक भी उनके पीछे अंदर चला गया। डॉक्टर ने ड्रिप चेंज करके बाहर निकल गए, जबकि कार्तिक वहीं बैठ के नंदिनी को देख रहा था। कार्तिक के सभी फीलिंग से अनजान नंदिनी इस वक्त सोई हुई थी। लगभग 1 घंटे बाद नंदिनी होश में आई। तब तक कार्तिक उसके पास बैठे अपने और नंदिनी के बारे में सोचता रहा। वो किसी भी हाल में नंदिनी को नहीं छोड़ सकता है, उसकी जान थी वो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नंदिनी की प्यारी आवाज़ कार्तिक के कानों में आई। मैं तुम्हें देखने आया था, कार्तिक ने कहा। क्यों? कार्तिक उसके पास बैठकर उसके हाथ को पकड़ते बोला। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और कुछ तुमने डरा ही दिया था, पता है कितना प्यार करने लगा हूँ तुमसे, ये अब पता चला। तुम सच में जान बन गई हो मेरी। ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हो? नंदिनी अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली। जान। कार्तिक हाथ बढ़ाकर नंदिनी के हाथ को थामना चाहा तो नंदिनी ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा पीछे कर लिया। मत फेरो नजर इस तरह से, तुम्हारी कसम, दिल को कितना दर्द होता है बता नहीं सकता तुम्हें। अब नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। अच्छा तो पहले प्यार नहीं करते थे, प्यार कितना है इसका एहसास दिलाने के लिए एडमिट होना पड़ता है क्या? नंदिनी ने तुरंत कहा। मतलब? कार्तिक हैरान होकर बोला। आपकी एक्स ने मुझे भला बुरा तो बोला ही, मारा भी मुझे, उसका क्या? मैं मर जाती तो? वैसे भी मेरा हनीमून तो मिस हो गया ना, नंदिनी ने मुस्कुराकर बोली और फिर अपनी आंखें ब्लिंक कर दी। मतलब तुम्हें सब याद है? मैं याद हूँ तुम्हें? नंदिनी के बाजू को पकड़कर अपने करीब थोड़ा सा खींचते बोला। तुम कुछ नहीं भूली ना मुझे ना, और ना ही मेरा प्यार। नंदिनी मुस्कुराकर कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक उसे अपने करीब खींचता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। नंदिनी ने भी मुस्कुराकर अपने उस ट्रिप के लगे हुए हाथों को कार्तिक के पीठ पर रख दिया। जब होश में आई तो आप सामने बैठे थे और आपको देखते ही मुझे याद आया कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता और मैं उन सीढ़ियों से नहीं गिरती तो हम हनीमून पर होते, पर आपके उस एक्स ने सब बर्बाद कर दिया। तुम जानती हो मैं कितना डर गया तुम्हारे इस फालतू की मजाक के चक्कर में। 2 घंटे में मेरी क्या हालत हुई है। कार्तिक की आवाज़ में अब कोई प्यार नहीं था, बल्कि गुस्सा था।
मिस्टर कपूर मुझे दर्द हो रहा है तो बर्दाश्त करो दर्द को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। नंदिनी मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपने सर को रखे अपनी आंखें बंद करके बोली, आप गुस्सा हो रहे हो? हाँ, हो रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है पिछले 2 घंटे में मैंने क्या क्या झेला है। कार्तिक गुस्से से बोला, मैं तो मजाक कर रही थी। कार्तिक अभी भी उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए था। उसे नंदिनी पर प्यार और गुस्सा दोनों इस वक्त हावी हो रहा था। तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो? गुस्सा भी आ रहा है, दूसरी तरफ से खुशी भी हो रही है। कार्तिक बोला, नंदिनी बिल्कुल ठीक है और उसे पहचानती है, ये बड़ी बात थी। सॉरी, नंदिनी ने कार्तिक के कान के पास आकर कहा, तुम्हारी सॉरी नहीं एक्सेप्ट करूंगा मैं। कहकर कार्तिक ने उसे छोड़कर नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी पपी फेस बनाए कार्तिक को देख रही थी, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ गुस्सा था। वो नंदिनी को छोड़कर उठकर खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा तो नंदिनी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा, नंदिनी बोली। मिस्टर कपूर, आई एम सॉरी। कार्तिक अपने हाथ को खींचते हुए बिना नंदिनी की तरफ देखे कमरे के बाहर निकल गया और नंदिनी इस पर अपने ही मजाक पर खुद ही फंसकर दरवाजे की ओर देखती रह गई। थोड़ी देर बाद अर्पित अंदर आया। मोटू, तू मुझे मरवाएगी क्या? अब तेरा क्या बिगाड़ा मैंने? तूने मुझे मैसेज किया था ना जीजा जी से ये बात करनी है कहकर। अरे तूने तो जितना बोला था मैं उतना बोल भी नहीं पाया, उसी में वो मेरे कॉलर पकड़ के लटक गए थे मेरे ऊपर। नंदिनी अर्पित की बात सुनकर मुस्कुरा दी। नंदिनी का मुस्कुराता चेहरा देखकर अर्पित अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, यहाँ यहाँ पकड़ रखा था तेरे हस्बैंड ने मेरा गला। वो तो शुक्र था कि फूफा जी थे कि मैं बच गया, वरना इस बिस्तर पर तू थी, अगले वार्ड में मुझे आना पड़ता। अब तू मत नाराज़ हो, एक तो वो बेर उठ कर चले गए मुझसे। नंदिनी भोली होकर बोली, होंगे ही ना, इतना बड़ा झटका दे दिया है तूने उनको। नंदिनी अर्पित को गुस्से से देखते बोले, मेरा भाई है या उनका, मेरी साइड ले, उनकी साइड मत ले। कार्तिक नंदिनी से गुस्सा होकर कमरे से ज़रूर बाहर गया था, पर वो हॉस्पिटल छोड़कर नहीं गया था। वो बाहर बैठा था। घर वाले वापस आ चुके थे, सब नंदिनी से मिल चुके थे और सबको पता चल चुका था कि नंदिनी ऐसे ही नाटक कर रही थी। सबने प्यार से डांट भी लगाया, लेकिन कार्तिक वो नंदिनी के कमरे में पिछले 2 घंटे से अंदर नहीं आया। वो अभी बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। सत्यम नंदिनी के कमरे से बाहर निकल कर कार्तिक जिस बेंच पर बैठा था उसके बगल में बैठते हुए बोला, बस बचपना है उसमें, ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया कुछ। कार्तिक बिना कुछ बोले दूसरी तरफ देख रहा था। सत्यम कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर हौले से थपथपाते हुए बोला, जा मिलने सबसे, यही पूछ रही है कि मिस्टर कपूर कहाँ है, मिस्टर कपूर कहाँ है। कार्तिक बिना सत्यम की तरफ देखे इस तरह बैठा था जैसे वो सत्यम की बात सुन रहा हो, जबकि उसका मन जानता था कि वो अंदर जाकर खुद नंदिनी को देखना चाहता था, उसके साथ बैठना चाहता था। कार्तिक सुन रहा है ना मेरी बात? सत्यम थोड़ा जोर से बोला। कार्तिक सत्यम की तरफ अपना चेहरा करता है। सत्यम कार्तिक का चेहरा देखते बोला, कार्तिक तू रो रहा था? कार्तिक की आंखें लाल हो चुकी थी, पलकें अभी भी गीली थी। अपनी चोरी पकड़े जाने पर कार्तिक झट से सत्यम के कंधे पर सर रखकर सत्यम से लिपट कर उसे कसकर पकड़ लेता है। शायद ये पहली बार ही था जब कार्तिक सहारे के लिए सत्यम के पास आया था। होश संभालने के बाद कभी भी कार्तिक इतना कमज़ोर नहीं पड़ा था। हौसला रख, सत्यम ने कहा। कार्तिक अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, वो ऐसा कैसे कह सकती है? 2 दिन में उसकी जान के लिए लड़ता था कि उसकी जान बच जाए, लेकिन 2 घंटे में आपको पता है मैंने क्या क्या नहीं सोचा। अगर मुझे सच में नहीं पहचानती तो ये 2 घंटे उन 2 दिनों से ज़्यादा दर्दनाक थी भाई। वो अच्छी है कार्तिक, हम जानते हैं। कैसे बातें करता है तू? सिर्फ तू अकेला नहीं है जो उसे प्यार करता है, वो भी तुझसे प्यार करती है। कार्तिक कुछ नहीं बोला तो सत्यम फिर से बोला, तू जानता है ना वो तुझे बहुत प्यार करती है, माफ़ कर दे उसे। मिल ले कार्तिक। दोपहर में नंदिनी के कमरे से बाहर निकला था और अब रात के 12 बजने वाले थे। वो कमरे में नहीं आया था। नंदिनी सबसे रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि उसने बस यूं ही मजाक कर दिया था, कार्तिक से कहे आ जाने के लिए। एक बार नंदिनी को आकर मिल ले, मगर कार्तिक नहीं आ रहा था और वो इस वक्त बाहर गुस्से में बैठा था। तकरीबन रात के 12 बजे कार्तिक को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि अब दवाई के असर से नंदिनी सो चुकी होगी। तब रात के 12 बजे कार्तिक नंदिनी के कमरे में आया। उसके बेड के बगल में रखे हुए चेयर पर वो थोड़ी देर के लिए बैठा और प्यार से उसके चेहरे को देख रहा था। सफ़ेद रंग की पट्टी उसके माथे, कान सबको ढक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे सफ़ेद टोपी पहना दिया हो। चेहरे पर थोड़ी सी लाली आ गई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने होठों से किस करते हुए बोला, लव यू सो मच। बहुत बुरा लगा जब तुमने पहचानने से इनकार किया। वो जाने कब तक नंदिनी को देखते हुए यूं ही बैठा रहा, लेकिन अब कार्तिक की आंखें भारी होने लगी थी। जब से नंदिनी को हॉस्पिटल लेकर आया था वो एक पल को भी सोया नहीं था। उसने एक बार फिर से उसके हाथों को चूमा और फिर प्यार से उसके माथे को किस करके जाने लगा। आगे बढ़ा तभी उसने महसूस किया कि उसके हाथों पर जिस हाथों से नंदिनी के हाथ को पकड़ रखा था, नंदिनी की पकड़ कार्तिक
कार्तिक के हाथों पर कस गई थी। कार्तिक अपने हाथ को खींचने की कोशिश करता है, मगर नंदिनी ने बहुत कस के पकड़ा हुआ था। वो एकदम पीछे आया और नंदिनी को देखने लगा। नंदिनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, उसने बहुत प्यार से कार्तिक से कहा। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो सच में शर्मिंदा थे। कार्तिक बिना कुछ बोले नंदिनी के चेहरे को देख रहा था। कार्तिक को कुछ न बोलता देख नंदिनी फिर से बोली, बस यूँ थोड़ा-सा फ़न के लिए मैंने कह दिया था, मुझे नहीं पता था आप इतने नाराज़ हो जाओगे। कहते-कहते नंदिनी की आवाज़ मानो जैसे भारी होने लगी थी। कार्तिक को लगा कि अब वो रो देगी। वो झट से झुका और उसे सीने से लगाते बोला, प्लीज़ मत रोना, मेरे दिल पर एक और भार मत डालना, तो आप नाराज़ नहीं होना। नंदिनी यूँ ही भरे हुए आवाज़ में बोली तो कार्तिक ने अपना सिर हिलाते बोला, तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ क्या ज़्यादा वक़्त के लिए? नंदिनी अभी बेड पर लेटी हुई थी। कार्तिक ने अपना चेहरा नंदिनी के चेहरे के सामने लाया। उसके नाक पर अपने होठों से किस करते बोला, तुम्हें पता है और 2 घंटे जब तुम मुझे नहीं पहचान रही थी कैसा लगा मुझे? नंदिनी के होंठ नीचे की तरफ झुकने लगे मानो जैसे अब वो रोने वाली है। आई टेल यू, अगर तुम रोई ना आई विल किस यू। बाद में बोलना मत, हॉस्पिटल के बेड पर भी मेरा फ़ायदा उठाता हूँ। कार्तिक नंदिनी को वार्निंग देकर बोला, और अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ आप मेरा फ़ायदा उठाओ। नंदिनी भी कार्तिक को छेड़ने से पीछे नहीं हटने वाली थी। कार्तिक नंदिनी की बात सुनकर हंस पड़ा, तुम एक बार ठीक तो हो जाओ, फिर तुम्हारे इस डायलॉग का बदला लूंगा। हंसते वक्त कार्तिक की आंखें बंद हुई और उसकी आंखों से आंसू नंदिनी के ऊपर गिरे। उस आंसू को महसूस करते ही नंदिनी कार्तिक को देखकर बोली, सॉरी, जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, एक बार माफ़ कर दीजिए। कार्तिक ने उसे नहीं डांटा तो नंदिनी साइड में रखे हुए रिमोट की तरफ से इशारा करते बोली, फिर मेरा बेड थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए और मेरे बगल में आकर बैठ जाइए। कार्तिक रिमोट लिया और नंदिनी के बेड को आधा ऊपर कर दिया। अब नंदिनी लगभग आधी लेटी हुई थी तो आधी बैठी हुई थी। उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए कार्तिक को अपने बगल में बैठने के लिए कहती है। कार्तिक उसके बगल में बैठ जाता है। नंदिनी अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करके कार्तिक के कंधे पर अपना सर रख देती है और अपने हाथों को कार्तिक के हाथ पर रख कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके कंधे को कार्तिक धीरे धीरे सहला रहा था। मिस्टर कपूर, डॉक्टर ने मेरे बाल काट दिए हैं क्या? कार्तिक ने झुककर नंदिनी के बालों की तरफ देखा। पीछे से तो उसके बाल पूरे बड़े ही थे, जैसे एक चोटी में बांध दिया गया था, और कार्तिक जानता था उसके आगे के बालों को तो काटना ही पड़ा होगा क्योंकि चोट लगी थी। तुम अपने बालों की चिंता मत करो, मुझे तुम पसंद हो, चाहे वो लंबे बालों में हो या बिना बालों के हो। कार्तिक ने मुस्कुराकर बोला। मिस्टर कपूर, नंदिनी ने कार्तिक के हाथों को हल्के से दबाते हुए कहा। कार्तिक नंदिनी की बात पर हंसता है, जान बाल छोटे होंगे तो फिर बड़े हो जाएंगे, ज़रूरी है तुम ठीक रहो। और ऐसे भी बहुत टाइम से एक ही हेयर स्टाइल रखा था तुमने, इस बार बदल लेना। पर मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं और मुझे तुम। कार्तिक खुद भी काफ़ी थका हुआ था, न जाने बातें करते करते वो कब सो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। जबकि नंदिनी 2 दिन तक बेहोश थी और दोपहर में भी काफ़ी देर तक सोती रही, इसीलिए इस वक्त उसे नींद नहीं आ रही थी। कार्तिक के कंधे पर सर रख के जाने कब तक कार्तिक को देखती रही। उसे अपनी शादी के लिए हाँ करने का फैसला बिल्कुल सही होता हुआ नजर आ रहा था। जाने कितनी बार तो उसने अपने मन ही मन में मोना को थैंक यू बोला कि वो शादी वाले दिन भाग गई, वरना कहाँ मिलता उसे कार्तिक जैसा हस्बैंड। अपने चेहरे को थोड़ा सा उठाकर उसने कार्तिक के गाल पर किस किया तो कार्तिक नींद में भी मुस्कुरा दिया। 2 दिनों बाद सुकून की रात थी, कार्तिक के लिए भी और नंदिनी के लिए भी। भले ही इसके बाद एक लंबा वक्त नंदिनी को ठीक होने में लगता, लेकिन कार्तिक था उसके साथ तो नंदिनी जानती थी कि वो सब कुछ हो जाएगा। कार्तिक और नंदिनी एक दूसरे से लिपटे हुए उस बिस्तर पर सोए हुए थे। दवाई के असर की वजह से इस वक्त नंदिनी को दर्द तो नहीं हो रहा था। दोनों सोए थे जब सत्यम और अरविंद घर से कॉफ़ी लेकर नंदिनी से मिलने आए। इस तरह दोनों को सोता देखकर सत्यम मुस्कुराकर बाहर आ गया, जबकि अरविंद ने अपने मोबाइल से उन दोनों की फ़ोटो ली और अपने फैमिली ग्रुप पर डाल दिया। थोड़ी देर में ही फ़ोटो ऐसे सबके मोबाइल में पहुंची कि कोई मिठाई तो कोई फल तो कोई फूल के बहाने हॉस्पिटल आ गया। सभी बाहर बैठे थे पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी सभी के कानों में नंदिनी की रोने की आवाज़ आई। सब डर गए और एक साथ अपने साथ लाए हुए सामान हाथ में पकड़े हॉस्पिटल के उस कमरे के अंदर एक के बाद एक घुसते चले गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि कार्तिक खड़ा है, जबकि नंदिनी उसका हाथ पकड़कर रोए जा रही है। इस तरह से नंदिनी को रोता हुआ देख रघुवीर जी आगे आए और कार्तिक की तरफ देखकर गुस्से से बोले, अब क्या कर दिया तुमने, क्यों रो रही है ये? बोला था कार्तिक कि इतना गुस्सा होना ठीक बात नहीं है, मजाक के लिए माफ़ी मांग रही थी ना। नंदिनी, सत्यम भी बोला। सत्यम की बात को सपोर्ट करते हुए प्रीति बोली,
और नहीं तो क्या, फ़ोटो देखा तो यही लगा कि दोनों का सब कुछ ठीक हो गया। मतलब नंदिनी की आँखों में आँसू आए नहीं कि ज़िम्मेदार कार्तिक, ये मान लिया जाता है। रघुवीर जी जैसे ही नंदिनी के बगल में बैठे, नंदिनी कार्तिक को छोड़कर अपने पापा से लिपट कर रोने लगी। रघुवीर जी अपने बेटी के बालों को सहला रहे थे और कार्तिक की तरफ घूर कर देख रहे थे। कार्तिक कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी बेटी के साथ रहेंगे। इसके लिए उन्हें चाहे कार्तिक के खिलाफ क्यों नहीं जाना पड़े। कार्तिक सबकी तरफ देखकर गुस्से से बोला, आप सबको किसने कह दिया कि मेरी वजह से रो रही है? और ऐसा कौन-सा फ़ोटो था जिसे देख कर लगा कि सब ठीक हो गया है? ये आप लोगों को पता चला, फ़्लो-फ़्लो में प्रीति ने कह तो दिया था, लेकिन अब अपने दाँतों तले अपनी जीभ को दबाए वो खड़ी थी। जबकि अब सबकी नज़र कार्तिक से हटकर प्रीति के ऊपर अटकी हुई थी और सबकी नज़रों को देखकर कार्तिक समझ चुका था कि कहीं न कहीं प्रीति सब कुछ जानती है। कार्तिक 2 कदम आगे जाकर प्रीति से बोला, बात क्या है? कुछ भी नहीं, मैं तो अभी-अभी घर से आई हूँ, गरम-गरम पोहा बनाकर तुम दोनों को पसंद है ना? कहकर उसने अपने साथ लाया हुआ टिफ़िन आगे कर दिया जिससे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। कार्तिक ने अपनी नज़र घुमाई, साइड में रिंकी खड़ी थी। अपने हाथ में उसने 6-7 गुलाब के फूलों को बड़ी खूबसूरती से एक बंडल में बांध रखा था। कार्तिक की तरफ देते हुए बोली, मैं ये लेकर आई थी, खुशबू अच्छी आएगी तो भाभी का मन अच्छा रहेगा ना। कार्तिक अपने परिवार को देखकर समझ चुका था ये सब कि ये सब यहाँ पर ड्रामा करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि नंदिनी जो कि अभी रो रही थी उसे चुप करवाया जाए। दादाजी गुस्से से कार्तिक से बोले, रुलाया क्यों बच्ची को? नंदिनी पापा को छोड़कर पालती मार के बिस्तर पर बैठते हुए बोली, दादाजी उन्होंने नहीं रुलाया मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसीलिए रोई थी, कहकर वो ज़ोर से रोने लगी और अपने दोनों हाथों को कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। तो कार्तिक उसके करीब आया तो नंदिनी उसे पकड़कर उसके पेट में मुँह छिपाए रोने लगी। तभी डॉक्टर अंदर आए। इस तरह लोगों की भीड़ देखकर बहुत तेज़ आवाज़ में बोले, देखिए मानते हैं आप सब प्यार करते हैं पेशेंट से, लेकिन अस्पताल है, इतने सारे लोगों को एक साथ में अंदर आना नहीं चाहिए। लेक्चर बाद में देना, पहले आकर इसके दर्द को कम करो। कार्तिक ने गुस्से से चिल्लाया। डॉक्टर आगे आया और पेन किलर, इंजेक्शन और बाकी सब फॉर्मेलिटी करके उल्टे पैर भागा। जब तक डॉक्टर अपना काम कर रहे थे तब तक नंदिनी यूं ही कार्तिक के पेट में मुँह छिपाए बैठी थी और कार्तिक उसे प्यार से समझा रहा था कि दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद नंदिनी का रोना बंद हुआ। कार्तिक ने उसे ठीक से लिटाया और पीछे पलट कर देखा। कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। कार्तिक ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए वहीं सोफे पर जाकर बैठ गया। पेन किलर काम करते ही नंदिनी का दर्द कम हुआ तो वो फिर से मुस्कुराकर कार्तिक को देखने लगी। क्या हुआ? कार्तिक सोफे पर बैठा अपने मिलकर जवाब देते हुए बोला, भूख लगी है, नंदिनी ने कहा। कार्तिक ने अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने मोबाइल को वहीं रखकर वो प्रीति का लाया हुआ टिफिन देखा। प्रीति ने कार्तिक और नंदिनी दोनों के लिए नाश्ता लाई थी, फ्रूट भी था। तो कार्तिक नंदिनी के पास बैठकर उसे खिलाने लगा। नंदिनी भी शर्मा बिल्कुल नहीं रही थी, ना ही उसे कार्तिक के लिए बुरा लग रहा था कि वो परेशान हो रहा है। एक बार ठीक हो जाएगी तो सब कुछ तो खुद ही करना पड़ेगा उसे, ये सोचकर वो भी कार्तिक की सेवा का आनंद ले रही थी। ये रंभा को उस पिंजरे में ही रखा गया था, बस अब पिंजरा हवा में नहीं लटका था बल्कि नीचे था। आहूजा परिवार और सारा मेहमान वहाँ से जा चुका था। अभी उस पिंजरे के अंदर रंभा थी और पिंजरे के बाहर ज़मीन पर बैठी उसकी माँ। रंभा पिंजरे में लेटी हुई दर्द से करा रही थी, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। माँ, पानी, रंभा दर्द भरी आवाज़ में बोली। रंभा की माँ दौड़कर अंदर गई और पानी लेकर आई। लोहे की सलाखों से ही वो जैसे पिला सकती थी, अपनी बेटी को पानी पिला दिया। एक वक्त पर वो कार्तिक की सास थी, इसलिए उसके पास कार्तिक का नंबर भी था। उन्होंने अपने फ़ोन से बार-बार कार्तिक का नंबर मिलाया पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। हर बीते वक़्त के साथ रंभा की हालत नाज़ुक होती जा रही थी। कहीं से मदद ना मिलता देख वो खुद कपूर के घर जाकर बात करने का फ़ैसला करती है। उनको उठकर जाता देख रंभा कराहती बोली, माँ तुम भी जा रही हो मुझे छोड़कर? रंभा की माँ मुड़कर अपनी बेटी को देखी और बोली, अब कपूर ही हमारी मदद करेगा। मैं जाकर उनसे हेल्प के लिए कहती हूँ। रंभा से प्यार का दावा करने वाला उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर जा चुका था। हॉस्पिटल में नंदिनी का दर्द ठीक होते ही वो पहले की तरह मुस्कुरा रही थी। 2 दिन बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज देने की बात कहकर उसे मुस्कुराने की और वजह दे दी थी। कार्तिक ने नंदिनी को मेडिसिन देकर जैसे ही बैठा उसका फ़ोन बजा। उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि रंभा की माँ कपूर हाउस गई है। कार्तिक रंभा के बारे में भूल ही गया था। उसने नंदिनी को देखा जो अब दवाई के असर से नींद में जा रही थी। कार्तिक ने नंदिनी के सोने का वेट किया। जब नंदिनी गहरी नींद में सो गई तब वो उस कमरे से बाहर निकल गया। सिक्योरिटी पहले ही यहाँ पर थी। रघुवीर जी भी लगभग अब ज़्यादातर वक्त यहीं रहते थे। उसने अर्पित को कॉल करके नंदिनी के पास रुकने के लिए कहा। कार्तिक कपूर हाउस के लिए चला गया।
वो जिस वक्त कार्तिक कपूर हाउस पहुंचा, उस वक्त रंभा की माँ कार्तिक के दादा दादी और माँ पापा को रंभा की हालत में बता चुकी थी। रंभा की गलती क्या है ये सभी जानते थे, लेकिन कार्तिक जिस तरह से रंभा को सजा दे रहा था ये कोई नहीं चाहता था कि कार्तिक करे। सभी चाहते थे कार्तिक उसे कानून के हवाले कर दे। घर में आते ही दादाजी उसे अपने पास आने के लिए कहते हैं। कार्तिक उनके सामने जाते हुए बोला, वो मेरी गुनहगार है, उसे सज़ा देने का हक सिर्फ मेरा है। आप सब इसमें ना पड़े तो ही बेहतर है। तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दादाजी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, माना कि उस लड़की ने गलत किया है, उसकी सज़ा कानून उसे देगा। तुम्हारे पास सबूत है ना, उसे कानून के हवाले कर दो। क्या करेगा कानून? क्या आप नहीं जानते आहूजा को आधा घंटा नहीं लगेगा अपनी बेटी को बाहर निकालने में? कार्तिक ने कहा, और इस तरह से उसकी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? कार्तिक के पापा बीच में बोले, मरी नहीं है वो। कार्तिक ने उनको देखते हुए कहा। रंभा की माँ हाथ जोड़ते बोली, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है कार्तिक, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं उसे यहाँ से बहुत दूर भेज दूँगी, छोड़ दो मेरी बेटी को। कार्तिक उनकी तरफ देखकर बोला, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो भविष्य में फिर से वही गलती करेगी। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं गारंटी देती हूँ। मैं उसे लेकर वहाँ से चली जाऊँगी, अब उसे कभी इंडिया वापस नहीं आने दूँगी। दादाजी रंभा की माँ से बोले, आप फिक्र मत कीजिए, कार्तिक कुछ नहीं करेगा उसे। फिर दादाजी कार्तिक से बोले, कार्तिक अपने आदमियों को फ़ोन लगाओ, उसे छोड़ने को कहो, मैं कुछ नहीं कह रहा, वो जिस तरह से है पड़ी रहे। कहकर कार्तिक अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कार्तिक के दादाजी चिल्लाते बोले, वो तेरी गुनहगार नहीं है, उसने नंदिनी की जान लेने की कोशिश की है। फैसला लेने का हक अब नंदिनी का है। नंदिनी से पूछेंगे वो क्या चाहती है, रंभा को मारने दिया जाए या उसे अस्पताल में एडमिट करवाया जाए। कार्तिक अपने कमरे तक आ गया था। दादाजी की बात सुनते ही बोला, नंदिनी को इसमें लाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, उसे पता भी नहीं चलना चाहिए इस बारे में। कार्तिक जानता था नंदिनी बहुत सेंसिटिव है। ये बदलाव, खून खराबा, ये सब तो उसकी सोच के बहुत दूर था, कहीं आ ही नहीं सकता था। एक बार उसके सामने बात आएगी तो तुरंत रंभा को माफ़ कर देगी। कार्तिक के मुंह से ये निकला हुआ ही था कि अब दादाजी को भी पता चल गया कि कार्तिक की कमज़ोरी अब कहाँ पर है। वो घर के बाहर निकलते हुए बोले, नहीं, इसका फैसला तो अब नंदिनी करेगी कि रंभा को क्या सज़ा दी जाए, कानून के हवाले किया जाए या उसे तुम अपने हाथों से मारकर तुम खूनी बनना चाहोगे। कार्तिक तेज़ कदमों से अपने कमरे से बाहर आते हुए दादाजी की तरफ बढ़कर कहा, दादाजी आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। दादाजी पलटकर मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, बल्कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। अगर तुमने उस लड़की को नहीं छोड़ा, उसे कानून के हवाले नहीं किया, तो मैं जाकर नंदिनी को सारी बातें बता दूंगा। और इतना तो मैं नंदिनी को जानता हूँ कि वो भले ही उछल कूद कर ले, लोगों के साथ शरारत कर ले, लेकिन किसी को तकलीफ हो ऐसा काम वो ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकती। दादाजी कार्तिक अपनी मुठ्ठियाँ कसते हुए गुस्से से बोला। वो भी कार्तिक के दादाजी थे, जिद उनमें भी कार्तिक की तरह ही थी, और अपने सामने वो अपने पोते को किसी लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होते देख सकते थे। जो गलती रंभा ने की, उसकी सजा पिछले 24 घंटे से वो लड़की दर्द में तड़प कर दे रही है। उससे ज़्यादा अब उसे कानून के हवाले कर दिया जाए, और सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कार्तिक तुम अपने आदमियों से कहोगे उसे छोड़ दे। दादाजी बोले। कार्तिक गुस्से से अपनी चारों तरफ देखने लगा। उसे अपना गुस्सा उतारने के लिए इस वक्त कुछ चाहिए था। उसे डाइनिंग टेबल पर रखी हुई क्रॉकरी दिखाई दी। उसने जाकर डाइनिंग टेबल पर एक हल्के रंग का कपड़ा जो कि टेबल पर बिछाया हुआ था, उस कपड़े को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उस कपड़े को उसने अपनी तरफ से ज़ोर से खींचा और खींचकर उछाल दिया। डाइनिंग टेबल पर रखे हुए फूलों के गुलदस्ते, महंगी महंगी क्रॉकरी, स्पून होल्डर, मसाले की डिब्बियाँ, सब कुछ उस कपड़े के साथ हवा में उड़ते हुए घर के चारों तरफ फैल गए। वो एक लात चेयर के ऊपर मारते हुए बोला, जो करना है कर लीजिए, लेकिन अगर किसी ने नंदिनी को इस बारे में बताया तो एक बात याद रखिएगा, कार्तिक कपूर घर से जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। इस बात की खबर नंदिनी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कहकर कार्तिक अपने कमरे की जाने की बजाय वापस अस्पताल के लिए निकल गया। गाड़ी में बैठने के बाद उसने पहले तो अपना सारा गुस्सा उस गाड़ी पर उतारा। डैशबोर्ड से लेकर स्टीयरिंग व्हील तक पे मुक्का मार मार के उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। नंदिनी के पास बिल्कुल शांत होकर जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर नंदिनी एक पल के लिए सोचे कि कार्तिक नाराज़ क्यों है। कार में ही मौजूद पानी की बोतल से उसने पानी पिया, गहरी सांस ली, और जब उसे लगा कि अब थोड़ा बहुत ठीक है तो उसने अपनी कार लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। जब तक कार्तिक अपनी गाड़ी पर अपना गुस्सा उतार रहा था, ड्राइवर और सिक्योरिटी की सारी टीम अपनी सांस रोक के खड़ी थी। शुक्र था कि ये सारा गुस्सा बेजान चीज़ों पर उतरा, उन पर नहीं उतरा था। रंभा की माँ कार्तिक के दादाजी के सामने आते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये वादा करती हूँ मैं रंभा को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। माफ़ करना बेटा, लेकिन तुम रंभा को लेकर यहाँ से नहीं जा सकती। रंभा ने जो किया है उसकी सज़ा उसे कानून देगा। हाँ, अभी फ़िलहाल उसे ले जाकर किसी अस्पताल में एडमिट करवा दो।
लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इसका खुद मैं ध्यान रखूँगा, क्योंकि कपूर परिवार की बहू के ऊपर जानलेवा हमला करके अगर कोई यूं ही कहीं छिप कर बैठ जाए तो ये तो मैं भी नहीं होने दूँ। उसे कानून अपनी सज़ा देगी और आहूजा अपनी पावर का इस्तेमाल ना करे, उस बात की ज़िम्मेदारी मेरा बेटा देखेगा। उन्होंने कार्तिक के पापा की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो कार्तिक के पापा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। कार्तिक जब तक हॉस्पिटल आया तो रघुवीर वहीं थे और नंदिनी सो रही थी। नंदिनी को चैन से सोता देख कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को ये सोचकर कम किया कि नंदिनी बिल्कुल ठीक है। रंभा को पिंजरे से आज़ाद कर दिया गया था और उसे वहीं के एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई थी और जो भी सबूत कार्तिक के पास थी वो कार्तिक के पिताजी अमर से कहकर सभी को उनके पास हैंडओवर करने के लिए कह दिए थे। कार्तिक अपने आप को इस वक्त बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे नंदिनी का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा हो और ये गुस्सा उसको अपने आप पर और अपने घर के लोगों के प्रति था। सत्यम जाकर उससे बात किया और कार्तिक को समझाया कि घर के लोगों को गलत ना समझे। वो नहीं चाहती कि कार्तिक के ऊपर किसी के खून का इल्ज़ाम आए या फिर किसी की मौत के लिए ज़िम्मेदार हो, बस इसलिए उस रंभा को पुलिस के हवाले करने के लिए कहा। सत्यम और कार्तिक की बातें ख़त्म हुई तो सत्यम जाने को हुआ। जब नंदिनी सोकर उठी, कैसी हो तुम? सत्यम ने नंदिनी को देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ भाई, दीदी नहीं आई? दीदी कहाँ है? दीदी तुम्हारा खाना लेकर आएगी, अभी अभी बात हुई थी उससे। अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ और फिर 2 दिन बाद तुम्हें भी तो डिस्चार्ज मिल जाएगा। सत्यम के जाते ही कार्तिक उठकर नंदिनी के पास आया। नंदिनी के हाथ को प्यार से अपने हाथों में लेते हुए बोला, अब तुम्हें दर्द नहीं है ना? जब तुम्हें हल्का सा दर्द महसूस हो तभी मुझे या फिर डॉक्टर को बता दिया करो। रो रो कर आंखें सुझाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।